देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिंदगी की जंग जीतने के लिए आज यानी 1 मई से कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण लड़खड़ाते हुए ही सही लेकिन शुरू हो गया। इस फेज में 18 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीन लगाई जानी है। कई राज्यों में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए और इनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। हवाला टीके की कमी का दिया गया, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दे के तौर पर लपक लिया। शुरुआत पूर्व सीएम कमलनाथ के ट्वीट से हुई, जिसमें लिखा है कि टीकाकरण के नाम पर युवाओं के साथ धोखा हुआ है। 1 मई से टीकाकरण की बात झूठी निकली है। तो इधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा अपने निवास पर ही धरने पर बैठ गए। सारी अव्यवस्थाओं के लिए ठीकरा सरकार पर फोड़ दिया। 1 मई को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 18 साल से ऊपर के युवाओं को वैक्सीन लगेगी। वो केवल बंगाल चुनाव के लिए घोषणा थी। आज मध्य प्रदेश में लगना था, नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री ने कह दिया हमारा वैक्सीन नहीं है। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी नहीं लग रहा। वैक्सीन नाम की चीज़ नहीं है। जो कि बचाव है कोरोना से, ये प्रबंध है मध्य प्रदेश की सरकार के। 1 मई से टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर 28 अप्रैल शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और शुक्रवार की सुबह तक देश में 2 करोड़ 45 लाख लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके थे। कई बार रजिस्ट्रेशन साइट क्रैश भी हुई। आखिरकार ज्यादातर राज्यों में टीकाकरण के लिए स्लॉट नहीं दिए जा सके। नतीजे में 1 मई से तीसरा चरण शुरू नहीं हो सका। विपक्ष के अपने सवाल हो सकते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष को लगता है कि ये महज राजनीति और दिखावा है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी हों या कमलनाथ जी हों या राहुल गांधी हों या विपक्ष का कोई भी नेता, केवल मखौल उड़ाना, केवल मजाक उड़ाना, समाज में भय अफवाह फैलाना, समाज को कंफ्यूज करना, वैक्सीन बन जाए तो उसका मखौल उड़ाना और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आड़े होकर टंगड़ी अड़ाकर लोगों को गुमराह करना, कांग्रेस के नेताओं का केवल एक ही काम है। ऐसा नहीं है कि टीके की कमी सिर्फ एमपी में ही है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में भी टीकों की कमी का हवाला देते हुए टीकाकरण अभियान को फिलहाल टाल दिया गया है। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर देश में तीसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसे देखते हुए तैयारियां ऊंट के मुंह में जीरा ही नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बिन वैक्सीन सब सून। वैक्सीन ने अपनी इम्पॉर्टेंस, अपनी महत्व को स्थापित कर दिया है और ये बिल्कुल एक वैज्ञानिक और चिकित्सकीय दृष्टि से स्थापित सत्य है कि जिन 45 साल से ऊपर के लोगों ने वैक्सीन लगवाई है या जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, चिकित्सक हैं, जिन्होंने दोनों वैक्सीन ले ली है, अगर उन पर कोरोना का असर भी हुआ है तो वो बहुत कम समय के लिए हुआ है। फेफड़ों पर कोई असर नहीं आया है और वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए। यानी उनके लिए कहीं कोरोना प्राण घातक नहीं है। हमने देखा कि पहले चरण का जो 18 साल के लोगों से पहले का जो फेज था वो बहुत ही ठंडा और गुनगुना सा गया। कोई कतारें नहीं थी। निजी हॉस्पिटल्स भी खाली इंतज़ार करते रहते थे और कई हॉस्पिटल्स ने तो विड्रॉ कर लिया। हालांकि अब ये सुनने को आया है कि निजी हॉस्पिटल से वैक्सीनेशन का ये काम वापस ले लिया गया। अब सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही 18 साल का जब से फैसला हुआ है तब से सिर्फ वहीं वैक्सीनेशन का काम होगा। क्या ये हमने एक और गलती की तरफ हम बढ़ रहे हैं या ये गलती सिर्फ विपक्ष को नज़र आ रही है? एक बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि 18 साल के युवकों को, क्योंकि ये हमने देखा कि कोरोना की जो दूसरी लहर देश के कम से कम 8 राज्यों को तो बहुत बुरी तरह प्रताड़ित और पीड़ित कर रही है, इस लहर में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली जो शक्ति है वो युवा शक्ति है। और यही वजह है कि चाहे अभिभावक हों या बुज़ुर्ग हों या सोसाइटी के सीनियर लोग हों, वो सब चिंतित हैं कि नौजवानों को सबसे पहले वैक्सीन लगे। जबकि पहले थॉट क्या था कि नहीं, पहले हम बुजुर्गों को, जिनकी उम्र 45 से अधिक है, 50 से अधिक है, पहले हम उनको वैक्सीन लगाएं। तो ये कहीं कोई गड़बड़ फैसला तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन हम सब जानते हैं 140 करोड़ के देश में वैक्सीन सबको मुहैया कराना एक आसान काम नहीं है।
और जबकि दुनिया के धनवान जो देश हैं, जिनका आबादी में रेशियो सिर्फ 16% है, उन्होंने वैक्सीन के सबसे बड़े हिस्से पर एक तरह से एडवांस बुकिंग के ज़रिए कब्जा कर रखा है। और सबसे बड़ी मुसीबत ये भी है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा भारत का जो तापमान है उसके हिसाब से, चाहे वो स्पुतनिक हो या फिर फाइज़र हो या फिर मॉडर्ना हो, ये वैक्सीन्स जो हैं कोल्ड चेन इनके लिए मेंटेन करना बड़ा कठिन है। तो लड़ाई आसान नहीं है। ईश्वर करे इस लड़ाई को हम लड़खड़ाएं नहीं, वैक्सीनेशन की इस लड़ाई में, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट जी, बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। आशीष शर्मा जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और संजीदगी से अपनी बात रखते हैं। और उन्हीं के तुर्की ब तुर्की साथी हैं कांग्रेस के युवा विधायक सुनील सराफ जी, जो बिल्कुल गरिमा और इसका बहुत सक्षमता से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस बहस में अगर आप मसाला ढूंढ रहे हैं तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि शायद आपकी उस मसाला पूर्ति नहीं कर पाएगी। दोनों संजीदा राजनेता हमारे साथ हैं। सबसे पहले भट्ट साहब, एक आपकी टिप्पणी। हम ठीक दिशा में ठीक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब वैक्सीन के लिए बड़ी कतारें लगेंगी, क्योंकि जिस तरह कोरोना घातक हुआ है और युवा शक्ति को अपनी चपेट में लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि डी डाइमर नाम का जो प्रोटीन कोरोना होने के बाद गंभीर रूप से या मध्यम रूप से प्रभावित होने के बाद शरीर में बना है। अनेक युवाओं की जान इस डी डाइमर नाम के प्रोटीन ने ली है, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक या पैरालिसिस अटैक, इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई हैं। जी नहीं, देखिए शरद जी, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है भारत की। उसमें आप देखिए 70 करोड़ लोग जो हैं युवा, ऐसा अभी जो आंकड़ा आया है, तो उन 70 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करना कोई आसान काम नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी आपके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इवन वैक्सीन की कमी है, आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, आपके पास मेडिकल स्टाफ नहीं है, आपके सेंटर्स नहीं बने हैं। उसके बीच में अगर आप इस तरह की घोषणा कर देते हैं कि 1 तारीख से हम 18 साल से ऊपर के बच्चों को, लोगों को टीकाकरण करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसके लिए पहले बहुत तैयारी की जरूरत थी। दूसरी बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि युवाओं को पहले लगना चाहिए था वैक्सीनेशन, क्योंकि वो सड़कों पे जाते हैं, वो काम पे जाते हैं, वो कॉलेजेस जाते हैं। बुजुर्गों की तो मुझे लगता है कि 60 साल से ऊपर के लोगों की जो इम्यूनिटी है वो मुझे लगता है कि आज के युवाओं से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने शुद्ध खाना खाया है, कसरत करी है, साइकिलें चलाई हैं, पैदल चले। आजकल के युवाओं में आप देखिए कि फास्ट फूड का जमाना है, ना वो मेहनत करते हैं, ना कहीं कोई कसरत करते हैं। तो नाराज हो जाएंगे भट्ट साहब युवा आपकी इस टिप्पणी से? जी आपकी इस टिप्पणी से युवा नाराज हो जाएंगे? नहीं, युवा, मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सही बात है। हम तो ये मान के चलते हैं कि आज के युवाओं की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो बुजुर्गों की अपेक्षा कम है। दूसरी बात ये है कि अभी देखिए कि मध्य प्रदेश ने भी मना कर दिया, उत्तर प्रदेश में जरूर शुरू हो गया। कुछ बहुत से राज्य ऐसे हैं जिन्होंने हाथ खींच लिए कि साहब हमारे पास तो वैक्सीन ही नहीं। तो जब आपके पास वैक्सीन की व्यवस्था नहीं है, तब आपने इस तरह की घोषणा करके लोगों को मूर्ख तो बना दिया है। ऐसा तो कांग्रेस का भी कहना है कि आपने धोखाधड़ी की है। लेकिन मुझे लगता है कि ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। ये एक ऐसा वक्त है जब आपके सारे दलों को एक साथ होके मानवता की सेवा के लिए आपको सामने आना चाहिए। आप देखिए जीतू पटवारी ने अपने 12 महीने का वेतन जो है वो दान किया है, और एक जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है उसकी ये सर्वे है कि मध्य प्रदेश के 29 सांसदों में से 27 सांसद करोड़पति। इसके अलावा जो विधायक हैं वो 88% विधायक करोड़पति। अगर वो अपना इस तरह का 3-4 महीने का 6 महीने का वेतन दे देते हैं इसके लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत सी सुविधाएं लोगों को, जो बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो इसमें इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। पीसी शर्मा जी पहले भी एक बार बैठ चुके हैं धरने पे, अब फिर बैठ गए हैं। कमलनाथ जी भी अपने हिसाब से टिप्पणी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वास्तव में ये इतना निर्मम नहीं होना चाहिए राजनीतिज्ञों को कि ऐसे माहौल में जब लोग मर रहे हैं, बेमौत मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, बेड की कमी से मर रहे हैं, उसमें आप राजनीति ढूंढो। मुझे लगता है कि इतना निर्मम और इतना संवेदनहीन अगर पॉलिटिशियंस है तो ये तो बहुत ही दुखद तथ्य है। देखिए, सभी राजनीतिज्ञों की तरफ उंगली उठी है 5 राज्यों के चुनाव में भट्ट साहब, और ये आरोप भी लगा है कि इससे बड़ी निर्ममता और क्या होगी कि कोरोना की लहर है और रैलियों का आयोजन है और हजारों लोगों की भीड़ है। तो राजनेताओं के संवेदनशील पक्ष को लेकर तो सवाल उठा ही है।
और यही वजह है कि अब किसी को आश्चर्य नहीं होता अगर कोई एक दूसरे पर हमला करता है, तो सबको मालूम है कि तरीका यही होगा। खैर, सुनील जी, आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये सही वक्त है? और हम सब जानते हैं कि 140 करोड़ के देश में, ठीक है अगर ये बात कह दी गई कि 1 मई से अभियान शुरू होगा, थोड़ा आगे पीछे हो गया तो क्या बहुत बड़ा गुनाह हो गया सराफ साहब? देखिए शरद जी, एक तो मैं आज बहुत कोई राजनीतिक बात करने के मूड में नहीं जी। ये एक संकट का समय है, संकट का समय है। मैं आशीष भाई से भी ये चाहूंगा कि जो स्थिति है जहां पे सरकारी मशीनरी फेल हो रही है या सरकार फेल हो रही है, वहां पे सवाल तो उठेंगे ही। भट्ट साहब भी कह रहे थे विपक्ष भी सवाल उठाएगा, अब तो पक्ष भी सवाल उठाने लगा है। भट्ट साहब, अगर रामेश्वर शर्मा जी कलेक्टर को पत्र लिख रहे हैं, अगर नारायण त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, अगर जालिम सिंह पटेल जी का बेटा मुख्यमंत्री जी के लिए लिख रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में एक विधायक जी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो केंद्रीय मंत्री जी को मदद के लिए चिट्ठी लिखे, गुहार लिखे, अंततः कोरोना से वो नहीं बचे। भाजपा के जिला अध्यक्ष ग्वालियर में मंत्री के घर के सामने उन्हें धरने पे बैठना पड़ा। आप भी सड़क पे उतर के देख रहे होंगे भट्ट साहब की स्थिति भयावह है। सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है। अगर ऐसे में हम सवाल नहीं उठाएंगे, अगर ऐसे में हम सरकार को नहीं जगाएंगे, तो और हम करेंगे क्या? सिर्फ हमारी तनख्वाह देने से सब हो जाएगा? भट्ट साहब, तनख्वाह देने के बाद मैं पिछले 15 दिन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ढूंढ रहा हूँ। 20,000 का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 70,000 में मार्केट में उपलब्ध नहीं है। सिर्फ पैसा देने से नहीं होगा। अगर सिर्फ पैसा से होता तो सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। कहीं पर यह बात नहीं आई है कि पैसे की कमी के कारण कोई, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, विजन नहीं था, 1 साल से कोई तैयारी नहीं थी। ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई तैयारी नहीं थी। अचानक जब दूसरी लहर आ गई तब भड़भड़ा करके ऑक्सीजन प्लांट लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, लाशों का देश। लेकिन ये बात आप ही की बात से सुनील जी विरोधाभासी बात है आपकी। आप ये एक तरफ ये कह रहे हैं कि पैसे से भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आरोप लगाने से हो जाएगा? सरकार की कमियां उजागर करने से लोगों की प्राण रक्षा हो जाएगी? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ जी। एक व्यवस्था बनाइए, सिर्फ भाषण दें, दिन भर मीटिंग करें नहीं। रचनात्मक सुझाव आने चाहिए। छोटी सी बात मैं कर रहा हूँ जी कि टेस्टिंग कम हो रही है। हमारे अनूपपुर जिले में 250 टेस्टिंग का दिन भर का, एक दिन का वो है, उतनी किट मिल रही है। टेस्टिंग की स्थिति ये है शरद जी कि लोग 400 लोग आ रहे हैं टेस्टिंग कराने, ठीक है, जिन्हें लक्षण है या कोई दिक्कत है। 400 लोगों में मेरे कोटों में 70 का कोटा है। 70 लोगों की टेस्टिंग हो गई, 70 लोगों की टेस्टिंग हो गई। अब बाकी जो 350 लोग, 330 लोग बचे, वो 3 दिन 4 दिन बाद उनकी टेस्टिंग हो रही है। तो यदि वो पॉजिटिव है तो 4 दिन समाज में फैला रहे हैं वो संक्रमण। उसके बाद टेस्टिंग होने के बाद 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 8 दिन में रिपोर्ट आ रही है। उसके बाद वो 8 दिन फिर फैला रहा है संक्रमण। आप संक्रमण को कैसे रोक पाएंगे? चलिए मैं जवाब देता हूँ। आपने बड़े सवाल खड़े किए हैं सुनील जी, बड़े सवाल आपने खड़े किए हैं। ऐसे और सवाल, ऐसे और सवाल। बिल्कुल, मैं आता हूँ। आशीष जी, बड़ा प्रश्न ये है जो सुनील जी ने खड़ा किया है कि हमें व्यवस्थाएं करनी होंगी। आज हमें भी बहुत चिंता हुई और मैं भी स्तब्ध रह गया जब दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के जिम्मेदार चिकित्सक ये कहते नजर आए कि जब ऑक्सीजन नहीं थी तो हम क्या कर सकते थे। 8 मरीजों की मृत्यु की बात दिल्ली के उस बड़े अस्पताल ने मानी है। यानी अब दिल्ली में ये स्थिति है कि बड़े हॉस्पिटल के संचालक ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है और इस वजह से पेशेंट, हम तो लगे थे अंतिम सांस तक, लेकिन क्या करते? जिनको ऑक्सीजन लगी है उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकते, और ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए हरचंद कोशिश के बाद कामयाबी नहीं मिली तो उनकी मृत्यु हुई। पूरी कोशिश भी चल रही है सरकार की, लेकिन तैयारी नहीं हुई। ये भी एक सत्य की बात है कि हम समय रहते नहीं चेत पाए। अब क्या आगे? आशीष जी, मैं वही बात कहना चाहता हूं कि इस बीमारी की भयावहता का अंदाजा लगाने में कहीं न कहीं हमारे चाहे वैज्ञानिक हो, डॉक्टर जुड़े जो लोग हों, मेडिकल विभाग से जुड़े हुए लोग हों, या आम जनता हो, किसी को भी इतना अंदाजा नहीं था कि ये बीमारी इतनी ज्यादा भयावह हो जाएगी। हम जनवरी में देख रहे थे, दिसंबर में देख रहे थे, लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया था
और कहते थे बीमारी चले गई। समाज में भी ऐसा वातावरण बन गया था कि अब ये बीमारी चलेगी। आशीष जी, लेकिन ये जिस सिर्फ वातावरण ही था, एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये लौटेगी, लहर आएगी फिर ताकत से। हाँ, लेकिन जब तक जनता को ये नहीं लग रहा था कि ये बीमारी वापस आ सकती है, आज भी लॉकडाउन सरकार ने लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी कई मोहल्लों में, कई गाँवों में लोग आज भी बगैर मास्क के घूम रहे हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं दर्शाता है इस बात को कि लोगों को जितना जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, उतना नहीं रख रहे हैं। दूसरी बात यह है, मैं सुनील सराफ जी की बात से सहमत हूँ, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज की तारीख में पूरे भारत में जिस हिसाब से कोरोना महामारी फैली हुई है, हर जगह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डिमांड आ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड आ रही है, इससे जुड़े हुए उपकरणों की, दवाई गोलियों का मार्केट में शॉर्टेज खड़ा हो गया है। और कहीं ना कहीं वास्तव में ये पूरे देश के लिए एक चुनौती है कि दवाइयों का अभाव नहीं हो, ऑक्सीजन की सप्लाई पहले से बेहतर हुई है, क्योंकि हम फील्ड में काम कर रहे हैं। अप्रैल के मार्च के एंड से और अप्रैल के पहले वीक से हम लगातार, जब से बीमारी धीरे धीरे खतरनाक होना शुरू हुई, तब से लगातार लोगों के बीच काम कर रहे हैं। सुनील भाई भी कर रहे हैं। पहले वास्तव में 3 दिन में रिपोर्ट आ रही थी RT-PCR की, लेकिन अब 24 से 36 घंटे में रिपोर्ट मिल रही है। लेकिन हमने अपने क्षेत्र के लोगों को जिस तरह आह्वान किया है कि अपने घर में एक भी सदस्य बीमार है तो आप उसको आशीष जी, भोपाल में भी ऐसे मामले हैं, भोपाल में भी ऐसे मामले हैं। हमारे एक साथी की रिपोर्ट में 6 दिन लगे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ जगहों पर ये बात हो सकता है शिकायत आ रही हो, वो सही भी हो, लेकिन हमने इसको दुरुस्त करने का प्रयास किया है। अब हमारे जिले की रिपोर्ट 24 से 36 घंटे में हमारे तक पहुंच जाती है। सुन लो, यदि चाहते हो कि लाशों का प्रदेश न बने, यदि चाहते हो तो सच स्वीकारिए। लाशों का आप प्रदेश सरकार में बैठे लोग हैं, कोई नहीं बनाना चाहता। मध्य कि प्रदेश अगर की आप 8 करोड़ जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना, मुझे लगता है सुनील भाई सकारात्मक संदर्भ रखें हम बातचीत के। हम सबका आग्रह है कि हम इसको इस तरफ न ले जाएं कि कहीं कोई भय चिंता पैदा हो। किया जा रहा है। आप भी समझते हैं कि एक साथ इतनी बड़ी महामारी आ जाएगी तो कैसे निपटेगा? हाथ पैर फूल जाते हैं मशीनरी के, डॉक्टरों के। हमें उन डॉक्टरों का धन्यवाद करना चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ का धन्यवाद करना चाहिए, ठीक बात, जो लगातार बिना रुके 15 दिनों से 20 दिनों से एक जैसा काम कर रहे हैं। आज का समय सवाल उठाने का नहीं है। और रही बात वैक्सीनेशन, जिस पर आज की हमारी बहस है, मध्य प्रदेश को 1.5 लाख डोज मिले हैं। आशीष जी, सकारात्मक सुझाव मांगिए। आप ये मत कहिए कि आरोप ना लगाएं, विपक्ष का काम है वो आरोप लगाएं, लेकिन आप उनसे ये भी पूछिए कि आरोप के साथ कृपया करके 2 रचनात्मक सुझाव भी दीजिए। जगह पर होते तो क्या करते? जी जी, ईमानदारी के साथ प्रयास कर रही है। सुझाव देना चाह रहा हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, शरद जी, ये सुझाव देना चाह रहा हूँ सरकार को। मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से रात की 1 बजे बात की, वो जाग के ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सारे मुख्यमंत्री खुद पूरी संवेदनशीलता से डटे हैं और हर राजनेता अपना फर्ज निभा रहा है। कोई राजनेता नहीं दिख रहा है, कोई राजनेता नहीं दिख रहा। शिवराज सिंह चौहान जी ने कोविड प्रभारी मंत्री बनाए, एक कोविड प्रभारी मंत्री कहाँ पे मैदान में दिख रहा है? हमारे अनूपपुर जिले का कोविड प्रभारी मंत्री लापता है। आशीष जी, पता कर लो। देखो यार, आप कौन है आपके यहाँ के प्रभारी मंत्री? हमारे यहाँ का विशाल सिंह है कोविड प्रभारी मंत्री, एक दिन करके चले गए, उसके बाद का पता नहीं है घूम के चले गए। चलिए, आप सुझाव की बात कर रहे थे सुनील जी। हाँ, मैं सुझाव दे रहा हूँ जी, मैं सुझाव दे रहा हूँ। आप टेस्टिंग अधिक से अधिक बढ़ाइए, जिससे लक्षण भी आ गए हैं, रिपोर्ट आई हो या ना आई हो। यदि आप होम आइसोलेशन के लिए छोड़ रहे हैं तो वो नहीं मान रहा है, वो बाजार में घूम रहा है, वो सब्जी लेने जा रहा है और संक्रमण फैला रहा है। जी जी, बात ठीक है ये। शरद जी, मेरे खुद के साथ हुआ कि सरकार ने कोविड पॉजिटिव है और बिना मास्क लगाए जितने भी लोग कम लक्षण वाले हैं, कम संक्रमित हैं, खांसी सर्दी बुखार वाले हैं, उनको हम अपने जिले में दवाइयों का किट दे रहे हैं। वो किट लेकर 7 दिन से 10 दिन तक वो आइसोलेशन में रह के अगर अपने आप को संक्रमण मुक्त कर सकते हैं। चाहते तो सुझाव सुन लीजिए जी, सुझाव सुन लीजिए। आप उन्हें संस्थागत क्वारंटीन कीजिए, जो भी जिसमें लक्षण दिख रहे हैं वो बाहर समाज में ना घूमने पाए, तब जाकर के और टेस्टिंग बढ़ाएगी, तब जाकर के आपकी। सुनील जी, लेकिन इसमें एक सामाजिक दायित्व भी है जिसकी अवहेलना हो रही है, जाने अनजाने में, मजबूरी में भी हो रही है, क्योंकि अनेक ऐसे परिवार हैं जहां का कोई युवा सदस्य या कोई ऐसा सदस्य जिसके अंदर कम प्रभावित है जो कोविड से, उसको बाहर जाना उसकी मजबूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाज हाथ नहीं बढ़ा रहा है, समाज का भी एक असंवेदनशील पक्ष यहाँ सामने आ रहा है, क्योंकि ये रोग ऐसा है और लोगों का परसेप्शन ऐसा है कि लोग पड़ोसी की मदद नहीं कर रहे हैं।
एक बहुत कारुणिक कहानी सामने आई पुणे में, जहां 2 दिन एक साल की बच्ची अपनी माता के शव के साथ 2 दिन तक भूखी प्यासी रही। तो ये चीजें भी हैं, सामाजिक दायित्व निभाए। भट्ट साहब, ये भी एक बड़ा सवाल है, हर चीज के लिए बीजेपी को, कांग्रेस को, सुनील जी को, आशीष जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। समाज अपनी भूमिका निभा रहा है। कई लोग जो हैं, हमने खुद देखा कि बिना किसी के कहे, जबकि ये वो लोग हैं जिनके पास अकूत धन संपदा नहीं है, ये रोजी रोटी जुगाड़ने वाले लोग हैं, लेकिन ये लगे हुए हैं। लेकिन जिनके पास सब कुछ है वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं या अपने घर में बैठ के OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में और मनोरंजन के साधन देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए शरद जी, ये बात तो सही है कि संवेदनशीलता निश्चित तौर पे समाज में बहुत घटी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप देखिए, और दूसरी बात ये है कि ये जो बीमारी है, इससे इतना भय हो गया है, जिस तरह से नैरेटिव इस बीमारी के बारे में मीडिया के माध्यम से या दूसरी चीजों के माध्यम से, तो हर आदमी डर रहा है। इवन घर का अगर व्यक्ति कोई पॉजिटिव हो जाता है तो उसको छूने से, उसको मदद करने से भी लोग, घर के लोग पीछे हो रहे हैं। तो ये तो वास्तव में बहुत ही कारुणिक स्थिति है, और जैसा आपने पूना का भी बताया, तो वो तो वास्तव में बहुत ही दुखद है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाई जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र ऐसा उपाय है आज की तारीख में, और जैसा सर्वे भी आया है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो गया उनको कोरोना का ज्यादा असर नहीं हुआ, लंग्स में कोई असर नहीं होता, जैसा आपने भी बताया। तो वैक्सीनेशन की जो चीज है वो बहुत स्पीडी रूप से होना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये 2 मोर्चों पे जूझ रहे हैं इस समय हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है और चिकित्सा स्टाफ। एक तो इतना ज्यादा भयानक इसका रूप है आज की तारीख में कोरोना का, कि वहां भी जूझना है, और उसके बाद वैक्सीनेशन में भी उनकी जरूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन कोई ऐसा लेमैन तो कर नहीं सकता, उसके लिए मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, नर्सिस की स्टाफ की जरूरत है। और इतने बड़े संख्या में अब दूसरे देशों की तुलना करते हैं लोग के साथ, वहाँ इजराइल में देखिए 90% लोगों, अब 1 करोड़ की आबादी वाले को तो आप कभी भी आप वैक्सीनेशन कर सकते हो। आप दूसरे अमेरिका को देखें, ब्रिटेन को देखें, तो वहाँ की आबादी भारत की तुलना में बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में भारत में जो वैक्सीनेशन होना है उसमें बहुत लंबा समय लगेगा, इसमें कोई 2 मत नहीं है। लेकिन अगर सारे लोग इस तरह का प्रयास करें, अगर कांग्रेस भी प्रयास करे, दूसरे दीगर अधिकारी लोग, पार्टी भी प्रयास करे, तो मुझे नहीं लगता कि संकट से मुक्ति नहीं। दूसरी चीज ये है कि एक सकारात्मक वातावरण होना चाहिए। नेगेटिव चीजें तो बहुत बताई जा रही हैं, लेकिन जो लोग कोरोना से जीत के आए उनके इंटरव्यूज अगर मीडिया में आए, वो बताएं कि हम किस तरह से मुक्त हो गए, तो मुझे लगता है कि लोगों में जो भय की स्थिति है वो कम हो पाएगी। सबसे बड़ी चीज यही है कि सरकार को भी, सिस्टम को भी सच्चाई स्वीकारनी चाहिए, क्योंकि आप सच्चाई स्वीकारते हैं तो आप पर भी दबाव कम होता है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि चीज़ें छिपाई जा रही हैं या सरकार बचने की कोशिश कर रही है। अब हम कई बार जब पेंडेमिक जैसी महामारी, वैश्विक महामारी जैसी घटनाएं आती हैं, तो कुछ छिपाया नहीं जा सकता, और ये एक लोकतांत्रिक देश है, और हमारी कभी मंशा ना हमारी सरकारों की रही है कि चीज़ों को छिपाया जाए। अपवाद हो सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि इस समय समाज का एक तबका ऐसा भी है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। वो बड़े महंगे हॉस्पिटल्स में, सरकारी या प्राइवेट में, अपना बिस्तर अपने रिलेटिव्स के लिए सुरक्षित रख रहा है। वो महंगी दवाइयाँ अपने घर में स्टोर कर रहा है, और वो ये कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले बीमारी की स्थिति में अगर कोई सुविधा मिलती है तो वो उसकी तरफ आ जाए, जिसका एक्सेस ऑलरेडी इन सुविधाओं की तरफ है। जी बोलिए सुनील जी। जी बोलिए। देखिए, जब पहली बार कोरोना का आया, आप देखे होंगे पूरे देश में हर समाज ने दोनों हाथ से, अपने दोनों हाथ, संक्षेप में, बहुत कम वक्त है मेरे पास सुनील जी, दोनों हाथ खोल दिए, सब कुछ किया। 1 साल में सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। आज फिर कोरोना आ गया, खतरनाक लहर आ गई, मौतें ज्यादा हो रही है। लोगों को इस 1 साल में लोग कितना आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, सब कुछ है। आप हर चीज पब्लिक से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? आशीष जी, आपने पब्लिक को कोऑपरेट क्या किया? हम पब्लिक से केवल इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि लॉकडाउन में सहयोग दे, और जो नियमों का पालन करने के लिए जनता से कहा गया उसका पालन जनता करे। सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है, किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं जा रहे हैं, न टीकाकरण के लिए न इलाज के लिए। ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, जीवन रक्षक दवाओं की व्यवस्था कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, बहुत धन्यवाद सुनील जी, बहुत धन्यवाद भट्ट साहब। ये चुनौती बड़ी है, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी है। ब्रिटेन में जब 3 महीने के लॉकडाउन के बाद लोग लंदन में सामने आए तो उन्होंने जश्न मनाया। ये बिल्कुल सही बात है कि किसी को लाठी डंडे के जोर पर घरों में कैद नहीं किया जा सकता है।
ये आपका अपना डिसिप्लिन होगा। अगर एक स्कूटर पे 2 लोग बैठ जाते हैं, हमने भी ये दृश्य देखे हैं, अपने ऑफिस में देखे हैं ये दृश्य, तो फिर आप क्या सोशल डिस्टेंसिंग की बात करेंगे? जब आप अपने ही लोगों को नहीं समझा पाते हैं कि आपके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है, तो आप किसी और को क्या समझाएंगे? घर से बाहर निकलते ही हम फिर किसी सब्जी के ठेले पर वैसे ही खड़े होते हैं जैसे हाट बाजार में खड़े होते हैं। इसके लिए कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन इतना भी ज़रूर है कि जो सच्चाई है उस सच्चाई को स्वीकारिए। चीज़ों को ढकने और छिपाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से हम वो बात लोगों के सामने रखें कि ये हमारी मंशा है, ये हम कर पाएंगे, इसमें इतना समय लग जाएगा। क्योंकि वैक्सीन की जो बात है, अगर हम इसको आधी अधूरी तैयारियों के बीच में, भले ही 2 दिन बाद शुरू करें, 1 हफ्ते बाद शुरू करें, लेकिन अगर तैयारियां आधी अधूरी होंगी तो फिर दबाव सरकार पर होगा, लोगों की भीड़ असंतुष्ट होगी, वो फिर हॉस्पिटल्स की तरफ आएगी, दुखी होगी, नाराज होगी, कोसेगी। इन सारी चीज़ों से बचने का एक ही रास्ता है कि प्रिय बोलो, भले ही प्रिय ना लगे, लेकिन सत्य तो अवश्य बोलो। नमस्कार।